नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे सुन रहे और देख रहे सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, आप सभी के लिए, इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है आज के दिन, आज यानी 3 फरवरी 3 फरवरी 2024 में 260 वैकेंसी पर इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है इंडिया देश में। और इसके अंदर इतनी वैकेंसियों पर जनरल ड्यूटी नाविक के लिए वैकेंसी आउट हुई है। जनरल ड्यूटी जीडी नाविक, ठीक है, इनकी वैकेंसी आउट हुई है। आप देख सकते हो। प्लीज़ विजिट कोस्ट गार्ड न्यू रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आप लोगों को वहाँ जाकर इस रिक्रूटमेंट को देखना होगा। मतलब आप लोग समझते हो कि यहाँ पर इंडिया देश में इंडियन कोस्ट गार्ड में 260 वैकेंसी आप सभी के लिए आउट हो गई है इस बार 2024 ईयर में। इंडिया देश के जितने भी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, एंड तक जरूर रहना दोस्तों। आप सभी के लिए सारे पॉइंट क्लियर करूंगा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, क्या सैलरी मिलेगी, क्या काम होगा आपका, क्या वैकेंसियों का डिवीज़न है, मतलब कि कैटेगरी वाइज कितना उसमें वैकेंसी दी है, वो सारी आपको बताऊंगा। प्लस इसमें आपको ये भी बताऊंगा इसमें सिलेक्शन हो कैसे रहा है, क्या कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। मतलब नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म से लेकर आपको जॉब जब तक मिल जाएगी तब तक का सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। 260 लोगों को ये वैकेंसियां मिलेंगी रिक्रूटमेंट में, इस रिक्रूटमेंट में जाने से, ठीक है। अभी चाहे कितने भी लोग फॉर्म भर दें, पूरे इंडिया से लोग इस वैकेंसी पे फॉर्म भर के जॉब ले सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि कोई दिल्ली का फॉर्म भरेगा या पंजाब का भरेगा, मेघालय का भरेगा। इसमें बोला है ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको नोटिस में भी दिखाऊंगा ये वाला पॉइंट कि ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हो, पूरे इंडिया देश से, इंडिया देश के सभी लोग वीडियो में आखिर तक रहें, आपके लिए वीडियो खास होगा। आउटसाइडर इंडिया, अदर कंट्रीज़ के कैंडिडेट्स या लोग जितने भी इस वीडियो में देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, जिससे कि उनको ये सब पता लग जाए इस बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 260 वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई हैं दोस्तों। 260 इतने ही लोग रिक्रूट होंगे इस वैकेंसी पर, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर करूंगा। मैंने इस वीडियो के सही नीचे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी और इसमें वेबसाइट लिंक आपको दे दिया गया है। अप्लाई लिंक इसमें जो है वो 10 दिन बाद 13 फरवरी को एक्टिव होगा, यानी कि 13 फरवरी वाले दिन ये लिंक एक्टिव होगा, जिसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अनुमति होगी। ऑनलाइन में आप लोगों को इसमें फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो जितने भी अपने पूरे भाई बहन इंडिया देश से हैं, आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। आप सभी लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप अभी अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हो, ये तो आपके सामने वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड। आप देखिए, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब आपकी वैकेंसी यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो होगी वो सरकारी जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। तो ये आपको सामने अभी वेबसाइट लिंक दिख रहा है। थोड़ा मैं इसमें आगे आता हूँ, इसमें थोड़ा नीचे चलेंगे। आप ये सब पॉइंट किसी को रीड करने हो, आप लोग रीड कर सकते हो। मैम चलते हैं डायरेक्ट। देखिए, करियर सेक्शन में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी इनका ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आप वेबसाइट जो देख रहे हो यहाँ पर, जिस पर अब अभी हम हैं, इसके अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई कहता है कि आप पहले मेरे को खुद नोटिफिकेशन चेक करना है, आप बताओ, तो देखिए करियर के ऑप्शन में हम आए हैं। यहाँ पर आप देखोगे, इसको ऐसे आ जाते हैं पीछे, डाउनलोड सेक्शन में भी आप देखते हो तो वहाँ भी मिल जाएगा। अभी हो सकता है लोगों को ढूंढने में परेशानियां आ जाए, तो इसीलिए ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे आप लोगों को दे दिया है। ये आपका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही अच्छा सा नोटिफिकेशन। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि बचाव के लिए, डिफेंस करने के लिए, मतलब कि सुरक्षा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये वैकेंसी आई है इंडियन कोस्ट गार्ड में, जिसमें नाविक इनको रिक्रूट करने हैं जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें ये कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सोनल टेस्ट लेंगे। मतलब कि आपके लिए कोस्ट गार्ड के अंदर आप लोग जाओगे और आप एक पर्सोनल होगे वहाँ पर, इसलिए इनका एक एग्ज़ाम होगा जो कि 2024 का सेकेंड बैच है। मतलब कि इनका 2024 का पिछला एक और बैच
के लिए इन्होंने पहले ही बता दिया है, यानी कि ये दूसरा बैच है, ठीक है। 2024 के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में ये सेकंड बैच जा रहा है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, मतलब सभी लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये जो इंडियन कोस्ट वेबसाइट है कोस्ट गार्ड, इस पर ही फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच फॉर्म भरने हैं, यानी आप लोग कहीं ना कहीं इसमें समझ सकते हो कि ये आपको 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं, यानी कि 27 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो यानी कि आपका ये आ जाता है, वही 14 डेज का समय आ जाता है दोस्तों। तो करीब करीब आपको इन्होंने टोटल 2 वीक का समय दिया, जैसे मैंने आपको बोला भी 2 हफ्ते का समय इसमें रहेगा। कोस्ट गार्ड क्या करता है, देखिए कोस्ट गार्ड होता क्या है, तो इन्होंने नीचे ही फोटो लगा दी है, आप देख सकते हो। ये कोस्ट गार्ड की जो है एक परेड भी होती है। आप लोग अगर जो इंडिया गेट पर आप जो देखते हो 26 जनवरी में ईच ईयर, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि उनकी परेड आपको यहाँ पे दिखाएगी, उसकी फ़ोटो है, परेड वाली फ़ोटो है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये समुद्र है दोस्तों, और वहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये शिप आप देख रहे होगे, ये शिप आपको दिख रही होगी, ये शिप है यहाँ पे, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड का मतलब ही ये होता है, आप लोग यहाँ पर जाते हो, ठीक है। आप लोगों को वाटर के अंदर रहना होता है, वाटर के अंदर शिप के वहाँ पर रहना होता है। तो सारी वैकेंसी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, 13 फरवरी के बाद से लेकर 27 फरवरी में 5:30 तक आप लोग इवनिंग में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करे हैं इन्होंने, जिसमें ये कह रहे हैं कि मेल इंडियन सिटीजन्स, मतलब कि इंडिया का नागरिक हो और सिर्फ मेल हो, मतलब अगर महिला है तो वैकेंसी नहीं लेंगी। तो जितनी महिलाएं हैं, आप सभी बहनों को बता दूं, आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। तो जितनी भी बहनें मेरे को इस वीडियो में सुन रही हैं पूरे इंडिया देश से, आप लोग इन वैकेंसियों को नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मेल को रिक्रूट करेंगे। जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हो, प्रोसेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एज एज प्रेस्क्राइब्ड बिलो फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक, इसको बोला जाता है इस पोस्ट पे, जनरल ड्यूटी इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एज एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनिट, मतलब ऑफ द यूनियन, मतलब ये आर्म्ड फोर्स के अंदर है आपका, ये उसके अंदर आप लोग आओगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताता चलता हूँ मैं यहाँ पर सिंपल क्वालिफिकेशन है, 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल्स एजुकेशन। मतलब इनका कहना है साफ साफ, या तो कैंडिडेट सीबीएसई से पास होना चाहिए, या तो कैंडिडेट आईसीएसई से पास होना चाहिए, एक प्राइवेट बोर्ड है वो, या फिर आप लोग गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी बोर्ड हैं उनमें से अगर कहीं से भी आपने पास किया है। बेसिकली छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, किसी भी राज्य का, किसी भी जगह का, पूरे इंडिया में किसी भी बोर्ड से कैंडिडेट अगर 12वीं पास है, 12th पास है, और याद रखिए फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ, मतलब कि कैंडिडेट पीसीएम वाला होगा, ठीक है, या फिर पीसीएमबी वाला ही भर सकता है फॉर्म। फिजिक्स और मैथ्स इनको दोनों ही आपके 12th क्लास में चाहिए, अगर आपने वहाँ पढ़ा हुआ है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कहीं कहीं ये कहने का साफ साफ वो बन रहा है कि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, साइंस साइड वालों के लिए वैकेंसी दी गई है। कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द फॉर्म। देखिए जो भी लोग फॉर्म भरेंगे, आप लोगों से एक चीज़ पूछेंगे फॉर्म में कि आप लोग बताएं कि आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उसमें कितने में से कितने मार्क्स आए, टोटल में से आउट ऑफ मार्क जो भी आए हैं वो आप लोगों को वहाँ पर बताने होंगे। अगर आप लोग गलत मार्क्स भर देते हो तो आपका फॉर्म आगे चल के कैंसिल हो जाएगा, या आपकी रिक्रूटमेंट से आप लोग बाहर हो जाओगे। तो करेक्ट फॉर्म देंगे, करेक्ट जानकारियाँ देंगे। एज में बता दूं, मिनिमम 18 से 22 एज वालों के लिए है, मतलब जो लोग भी 22 एज प्लस है वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। जिनकी भी एज, मतलब जिनका भी बर्थ जो है 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है, इन डेट के बीच में हुआ है आपका बर्थ, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर SC ST। देखिए भाई, अनुसूचित जाति जनजाति वाले सभी लोग 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 25 साल तक OBC NCL वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया बता रहा हूँ, ऑल इंडिया में अगर आप SC ST हो, OBC हो, आप लोगों को मिल जाएगा फ़ायदा, मतलब कि इंडिया में किसी भी जगह से आप लोग अगर SC ST OBC में हो तो आप लोगों को फ़ायदे मिल जाएंगे। मैं वैकेंसी एक बार क्लियर करता चलूँगा दोस्तों आप लोगों को, रीजन वाइज या जोन वाइज वैकेंसी कितनी है और कैटेगरी वाइज, जैसे कि इनको आपको पता ही है, इंडिया देश आप जानते हो, इस तरीके से इंडिया देश को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडिया देश है, और इसके अंदर यहाँ पर 4 ये जगह हो जाती हैं, नॉर्थ हो गया यहाँ ऊपर, और ये नीचे साउथ हो गया इस तरीके से, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है भाई।
तो इस तरीके से आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर जो आपकी नॉर्थ साइड में, यानी इंडिया के नॉर्थ वाले रीजन में वैकेंसियाँ हैं वो 79 है। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ से सारी चीज़ें आप रीड कर लो कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर अभी देख ही पा रहे होगे, आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ आ रही होगी। तो देखिए इस तरीके से आपका होगा ये सारा वैकेंसियां जो आप लोग देख रहे हो, ये इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट क्लियर करा हुआ है कि नॉर्थ साइड में आपकी कितनी वैकेंसियां हैं इंडिया देश के, साउथ और ईस्ट और वेस्ट में, मतलब जो भी राज्य या जितने भी यूटी आ रहे हैं इन एरियाज वाइज उसके हिसाब से वैकेंसी बताई गई है। मैं आपको बताता चलूँ, वेस्ट साइड में इनकी वैकेंसी जो आई है वो 66 आई है, नॉर्थ ईस्ट में इनकी वैकेंसी जो आई है वो 68 है, और ईस्ट में 33 है। नॉर्थ वेस्ट में आप लोग देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार में 3 वैकेंसी हैं। टोटल 260 लोग इनको रिक्रूट करने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, मैं एरियाओं की बात बता देता हूँ कि नॉर्थ में कौन से एरिया आते हैं, और इस तरीके से लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी दिखाया भी था, ऊपर की साइड मैप में आप इंडिया के में देखो जो ऊपर के एरिया हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और एनसीटी ऑफ दिल्ली जगह, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एचपी, यूके यानी उत्तराखंड, और इसके अलावा चंडीगढ़ जैसी जगह है सारी नॉर्थ साइड में, यानी कि इन जगहों पे वैकेंसियाँ 79 है। और वेस्ट साइड में जहाँ पर आपका ये जगह आती हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, एमपी, कर्नाटका, गोवा और दादरा, और इसके अलावा दमन और लक्षद्वीप, ये सब जगहें वहाँ पर आती हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग देखोगे वहाँ की वैकेंसियाँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट साइड, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जो वैकेंसी है वहाँ पर, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर झारखंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, और ये सारी जगहों पे वैकेंसी जो आप देखोगे वो नॉर्थ ईस्ट वाली। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि किन जगहों को क्या क्या बोला जाता है। ईस्ट में बताता चलूँ, ईस्ट में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी जगहों पर वैकेंसी आप देखोगे। नॉर्थ वेस्ट में गुजरात आता है, तो वहाँ की वैकेंसी आप देख सकते हो। अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड की वैकेंसी अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे अलग से, जहाँ पर 3 लोग रिक्रूट होंगे सिर्फ। ठीक है, ये वैकेंसियाँ टेंटेटिव है, मतलब ये 260 की जगह अगर ये वैकेंसी 300-400 हो जाए, या 200 या 130 के करीब भी हो जाए, तो आप लोग उसको ही फॉलो करोगे अगर कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा तो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट को ऑल इंडिया ऑर्डर में एक मेरिट लिस्ट मिलेगी, उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा स्टेज 1, सेकंड एंड थर्ड एंड 4 के अंदर, ये स्टेज 1 से लेकर 4 तक चीज़ें क्या होंगी मैं आपको बताऊंगा अभी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको भी सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। देखिए लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, देखिए आपसे ना रजिस्ट्रेशन के समय एक लाइव इमेज कैप्चर कराई जाएगी, मतलब जब आप फॉर्म भरोगे देखिए ये रहेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट को अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है फॉर्म भरते में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के समय ही वो अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करेगा। ठीक है, ये लाइव इमेज इंडियन कोस्ट गार्ड में लाइव इमेज फ़ोटो सबमिट करवाई जाती है आप लोगों से। और बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक ये होगा जब आप स्टेज 1 में जाओगे रिक्रूटमेंट के लिए, तो आप लोगों को जो है वहाँ पर एक थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा एक मशीन पर। उसके अलावा वो आपका आई का भी जो है टेस्ट कर सकते हैं, और फोटोग्राफ भी वहाँ लिया जा सकता है। ये सब बायोमेट्रिक के अंदर आ जाता है, वो लोग आप देख सकते हो। जैसा मैंने कहा अभी थंब इम्प्रेशन, ये देखिए सेकंड स्टेज में होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में भी होगा, जब भी ये अलग अलग स्टेज है। अब इन स्टेजों में क्या क्या होगा मैं आगे क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देखो, सिग्नेचर आप लोगों को फॉर्म में अपलोड करना है, और इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर देना। ठीक है, स्टेज 1 में इसमें मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर पर एक एग्जाम होगा। आप लोग सेंटर्स पर जाओगे, इंडिया देश में अलग अलग जगह पर सेंटर होंगे। आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एग्जाम देना होगा। कंप्यूटर के ऊपर पूरा वो एग्जाम होगा। एक मॉनिटर्स या स्क्रीन्स ऐसे जैसे लैपटॉप्स होते हैं, ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं अलग अलग सेंटर्स पे एक बड़ी संख्या में, वहाँ पे आप लोगों को जाना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप सभी लोगों का पहले ही स्टेज पर कैंडिडेट का, जहाँ पर ये चेक होगा कि कैंडिडेट ने जो भी फॉर्म में सारी चीज़ें दी
है वो करेक्ट है या नहीं, उसके पास है या नहीं। जैसे कैंडिडेट कह रहा है मैं 12th पास हूँ, मेरे पास आईडी में आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, तो वो सब चीज़ें उसकी चेक होने वाली है। नहीं बना है तो बना लो, ठीक है, बनवा लो। इंडिया के सभी लोगों से कहूँगा, अगर नहीं बनाना आता है तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, मैंने आधार कार्ड पे वीडियो दे रखा है, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा, जिन भी लोगों ने ये सब चीज़ें रेडी नहीं करी है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें चेक होंगी, ठीक है। पहले ही स्टेज पर ये सब चीज़ें चेक होंगी। फॉर्म का प्रिंट आउट भी वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। 2 पासपोर्ट 2 फोटोकॉपी आप लोगों को लेकर जानी होंगी अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स के, अगर आप लोग किसी भी रिजर्वेशन में आते हो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी आप लोगों की वहाँ पर स्टेज 1 के समय पे, जब आप सेंटर पर जाओगे उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसमें एक रिटर्न जो टेस्ट होगा आपका, उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1+2, जिसके अंदर आपको बताता चलूँ 20 नंबर आप पासिंग मार्क्स लाएंगे। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है तो 20 नंबर सेक्शन 1 में लाइए, सेक्शन 2 में 20 नंबर सेक्शन 1, 30 नंबर सेक्शन 1 में, और 20 नंबर सेक्शन 2 में, 50 नंबर टोटल लाइए। 27-17 अलग अलग लाइए अगर आप SC ST हो, ठीक है। आपको पास करना जरूरी है दोनों ही सेक्शन को। एक कंप्यूटर पर एग्जाम होगा स्टेज 1, जिसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, दोनों को अलग अलग पास करना है, तभी आप लोग इस रिक्रूटमेंट में आगे जाओगे, ठीक है। सेक्शन 1 में मैं आपको बता दूं 60 नंबर का रहेगा, जिसमें से कैंडिडेट को 30 नंबर लाने हैं अगर वो अनरिजर्व्ड है। मैं अनरिजर्व्ड के वाले के लिए सबके लिए बताऊंगा, रिजर्व्ड वाले अपना यहाँ से समझ लें। टाइम आपको 60 मार्क्स के पेपर के लिए 60 क्वेश्चन के तौर पर 45 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट में बता दूं क्वेश्चंस के बारे में, तो सब्जेक्ट वाइज आप समझ लो, मैथ के यहाँ पर 20 जो है क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के 10 आएंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके जनरल नॉलेज के 5 आ जाएंगे। तो टोटल इस तरीके से आपके मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं। सिलेबस 10th क्लास लेवल तक दिया जाएगा पहले स्टेज में, ठीक है, पहले ही सेक्शन में। और पहले स्टेज के दूसरे सेक्शन वाले एग्जाम में आप लोग यहाँ से देख सकते हो कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में कितने मार्क्स लाने हैं। आप लोगों को बता दूँ ये 12th लेवल का आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ये रिक्रूटमेंट का एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा, जिसका जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट शिफ्ट देख लीजिए, मैंने कहा ना एक से ज़्यादा शिफ्ट में ये एक फार्मूला यूज होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये वही है, वेक्टर में यूज होता है, इनिशियल फाइनल उसी तरीके का कुछ है ये फॉर्मूला। बेसिकली यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स को भी थोड़ा बहुत इन्होंने यूज़ करा है। आप देख सकते हो MIJ, इसको बोला जा रहा है कि मार्किंग और नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ J कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट। मतलब मान के चले एक कैंडिडेट का मार्क्स, कोई J कैंडिडेट था, उसका मार्क्स पहले शिफ्ट में जो आया उसको इन्होंने इस तरीके से बता दिया। इस तरीके से सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, जनरल तौर पर फॉर्मूला बनाया गया है। इसी को यूज़ करेगा आपका ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके बेस पर वो रिजल्ट प्रिपेयर करा जाएगा, ठीक है। नोट में कुछ चीज़ें लिखी है। सारे पेपर जो ये आपका रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे हर क्वेश्चन में। कैंडिडेट को अपना कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है जो उसको सही लगता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस आपको बता दूं ICG इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट पर दिया गया है। सेकंड स्टेज में जो लोग पहुंच जाते हैं पहले स्टेज के दोनों ही प्रोसेस को पास करके, उनको यहाँ पर उनका जो है रेशो डिसाइड करेगा ये ICG, जिसके भी आप पर आपका सेकंड पेपर लेंगे, ठीक है, स्टेज सेकंड। अब स्टेज सेकंड में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपका बायोमेट्रिक तो होता ही है हर सेंटर पर। ये वाला OMR बेस्ड रिटर्न एग्जाम रहेगा। मतलब OMR मतलब एक कागज सा मिलेगा वहाँ पर सेंटर पर इस तरीके का, वो पिंक कलर का हो सकता है, जनरली पिंक कलर का होता है। उसमें आप लोगों को ऐसे सर्कल से भरने होते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, उस सर्कल को भर दो उस क्वेश्चन नंबर के सीरियल के आगे। सेम रोल नंबर को भी इस तरीके से सर्कल से भरते हो आप लोग, अपने नामों को भी इस तरीके से सर्कल से भरते हो। उस पेपर पर इस तरीके का एक स्कैन कोड होता है जो मशीन में जाते ही आपके आंसर्स को चेक कर देता है, आपका रिजल्ट बना देता है, ठीक है। इस तरीके से होगा। मैं आपको बता दूं ये जो OMR बेस्ड रिटर्न एग्जाम होगा, इसके अंदर एन आवर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, 1 घंटे के अंदर ये लोग आपका रिजल्ट दे देंगे। एग्जाम हुआ उसके 1 घंटे के बाद, ठीक है। जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे इस एग्जाम को, वो लोग नेक्स्ट फेज में जाएंगे, जो आपका होगा FPT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। इसी के अंदर
जिसमें आप लोगों को बता दूं, देखिए सेकंड स्टेज में ये एक एग्ज़ाम हुआ जो कि OMR शीट पर ले लिया, उसके बाद ये आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट करा देंगे। अपने खुद के रिस्क पर वो फिजिकल टेस्ट देगा, फिटनेस टेस्ट। इतना ध्यान रखें, सभी मेल लोगों का रिक्रूट है, महिलाओं की रिक्रूटमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा क्या, 1.6 किलोमीटर का रन होगा, दौड़ होगी, रनिंग होगी, जो कि 7 मिनट में करना है, और 20 स्क्वाट अप्स करने हैं कैंडिडेट को, और उस जिसको आप उठक बैठक कहते हो, और 10 पुशअप्स करने हैं। अभी हिंदी में भी इन्होंने लिख दिया है कि लोगों को समझ आ जाए। ये तीनों ही टेस्ट आप लोगों को जो है विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी बिना ब्रेक के, मतलब ये तीनों चीज़ें एक के बाद एक करते ही जानी है। कोई एनी ब्रेक इनके बीच में अगर लिया आपने, मान के चले इन तीनों चीज़ों में आपने थोड़ा सा भी ब्रेक लिया तो वो आप लोगों को रिक्रूटमेंट से बाहर करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे फिर से दोबारा से कि आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट करेक्टली हैं या नहीं है। उसके बाद फिर वो रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जाम कराएंगे आप लोगों का, कि मेडिकली वो लोग देखेंगे कि आप लोग फिट हो या नहीं इस पोस्ट के लिए, सारी चीज़ें वो लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ स्टेज फॉर स्टेज 3, फिर स्टेज 3 होगा इसके अंदर, जिसके लिए आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। स्टेज 3 जो बनेगा, 3 के लिए जो आप लोगों का सिलेक्शन करेंगे वो किसके बिहाफ पर करेंगे, वो आप देख सकते हो। जिसने भी कैंडिडेट ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं सेक्शन 1 में, उसको ये लोग पहले ऊपर रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये करने वाले हैं। ये टाई केस के लिए इन्होंने बताया है। बेसिकली आप ये देख सकते हो, स्टेज 3 में वही लोग पहुंचेंगे जो स्टेज 2 पास करते हैं। स्टेज 3 में क्या होगा भाई, देखिए स्टेज पहला पास करने वाले दूसरे में पहुंचे और दोनों को पास करने वाले तीसरे में पहुंचे। तीसरे स्टेज में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए तीसरे स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर दोबारा से सारी चीज़ें आपकी क्या चेक होंगी। फिर आपका प्री एनरोलमेंट मेडिकल होगा एट आई एन एस चिल्का जगह है ये, वहाँ पर होगा। उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से सब होना है। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाले वेरीफाई होंगे। इसके बाद आप लोग स्टेज 4 में जाओगे, ठीक है। स्टेज 4 में जाओगे, स्टेज 4 में आपकी जो है यहाँ पर कैंडिडेट की ट्रेनिंग होगी INS चिल्का में, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। ठीक है, ट्रेनिंग होगी, चौथे स्टेज में जाओगे आप लोग ट्रेनिंग करने। तो हाउ टू अप्लाई मैं आपको बताता चलूँ। अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको फॉर्म भर के इसमें दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों, इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों को अपना जो है नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, और हो सकता है एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डालनी पड़े रजिस्ट्रेशन के समय। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लोग डायरेक्ट फॉर्म भरने जाओगे, जहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो साइन अपलोड करनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो भी आपके क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा आप लोगों का, और इसके बाद आपका फ़ीस अगर कोई लिया जा रहा है तो वो जमा होगा, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, आप उसका प्रिंट ले लेना, ठीक है। देखिए अगर मान के चले आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हो सेकंड स्टेज के लिए, पहला स्टेज पास कर गए हो, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे वो इन्होंने बताया है। यहाँ पर ये सब चीज़ें देख सकते हो। तो ये सारी इन्होंने हर स्टेज के बारे में बताया, कब कब क्या क्या दिखाना है। देखिए मेनली हर स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब होगा तो उसमें फ़र्क इतना ही आएगा कि हर स्टेज पर आपका पिछले स्टेज वाला सारा रिजल्ट और जो मार्क्स आपके आए हैं वो सब होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपकी सेम वही है, 10th 12th और आपकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सारे डॉक्यूमेंट तो रहेंगे ही, ठीक है। ये नोट में कुछ पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देख लेना इस वाले पॉइंट को, आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की फ़ीस बता दूं, यहाँ पर जो भी लोग फॉर्म भरेंगे इस रिक्रूटमेंट पे उनसे 300 रुपये चार्ज होंगे। SC ST वालों से फॉर्म की फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। SC ST को छोड़कर बाकी सभी लोगों को फॉर्म की फ़ीस देनी है, और सिर्फ मेल लोग फॉर्म भरेंगे इसमें, इस रिक्रूटमेंट में, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी बता देते हैं भाई कैंडिडेट को क्या रहेंगी। कैंडिडेट अपना जो, देखिए अब एक चीज़ और आपको बता दूं, आप इंडिया में कहीं भी सेंटर नहीं ले सकते, आप लोगों को अपने आसपास के सेंटर लेने हैं। पहले और दूसरे स्टेज के लिए आप लोगों को अपने पास के 30 किलोमीटर के एरिया में कोई सेंटर लेना है, और अगर उतना नहीं है उसके ज़्यादा दूर है, मतलब अपने ही आस पास के ही सेंटर्स को लेना है प्रेफरेंस वाइज, ठीक है। इस तरीके से लेना, ऐसा मत करना कि अपनी मर्जी से कोई भी चॉइस दे रहे हो, अपने आसपास के सेंटर्स को ही चॉइस देना। वही इन्होंने फॉर्म में कहा है आप लोगों को देना होगा।
ठीक है। टेंटेटिव स्केड्यूल बता दूं भाई, पहला स्टेज का एग्ज़ाम जो आपका होगा इसमें ये आप मान लो मिड इन्होंने अप्रैल रख दिया है, क्योंकि इनका फॉर्म फरवरी एंड तक भरा जा रहा है, यानी मार्च महीना इन्होंने आपको पूरा दे दिया है प्रिपरेशन के लिए, और ये लोग अप्रैल मिड में ही एग्ज़ाम ले लेंगे, ऐसा आप मान सकते हो। 15 अप्रैल आप लोग इसमें एग्ज़ाम 15 अप्रैल के करीब मान लो, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। पहला एग्ज़ाम, सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम इसमें सही उसके 1 महीने बाद मिड मई में होगा। तीसरा जो इसमें एग्ज़ाम होगा मई के बाद, तीसरा स्टेज इसमें कब होगा आपका बता दूं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 से 5 महीने बाद इसमें जो है तीसरा स्टेज होगा, ठीक है। और चौथा स्टेज तो आपका ट्रेनिंग का है ही, वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा इन सभी से पहले, जैसे कि अगर 15 अप्रैल को पहला स्टेज होता है तो 5 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो हर हफ्ते 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आते रहेंगे, जिसको आप लोग डाउनलोड करके सेंटर्स पे जाके इन सारे एग्ज़ाम्स को देते रहोगे, इन सारे स्टेजेस को देते रहोगे, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा है 2-3 दिन पहले हम लोग देंगे एडमिट कार्ड, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हफ्ते भर पहले दे दिया जाता है आज के समय पे। रिजल्ट डिक्लेरेशन में आपको बता दूं, पहले स्टेज का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा 3 दिन के अंदर, मतलब आज अगर पहला स्टेज हुआ 30 दिन में उसका रिजल्ट आ गया, दूसरा स्टेज हुआ उसका रिजल्ट भी 30 दिन में आ गया, इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। हर स्टेज पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले स्टेज पे इन्होंने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, दूसरे स्टेज पे क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, तीसरे पर क्या क्या चीज़ें चेक होंगी। मोस्टली जो पिछले स्टेज में चीज़ चेक हो रही है वो तो होगी ही वेरीफाई, प्लस उसमें 2-4 चीज़ें और जुड़ जाएंगी, वो लोग आप सब यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बता दूं, कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और उसके ऊपर ही होनी चाहिए। चेस्ट के लिए इन्होंने कहा है, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा क्या रहेगा। बेसिकली ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर का उसमें गैप भी होना चाहिए। वेट आपको बता दूं यहाँ पर क्या रहेगा, आप लोग अच्छे से सुन पाते हो अपने दोनों कानों से, जो भी कोई भी कुछ कहता है तो आप सुन पा रहे हो, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और टैटू बॉडी पर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या कुछ हो सकता है वो बता रहे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिए गए, आप सभी लोग इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मैं आपको बता दूं, SC ST वाले जितने भी अपने भाई बहन हैं और जो लोग अभी के समय एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में, चाहे वो राज्य की हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, आप लोग अगर कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो और आप लोग SC ST हो, तो आप लोगों को खर्चा मिलेगा आने जाने का, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट के स्टेज में अपीयर होने के लिए 2nd क्लास का फेयर देंगे ये लोग, ट्रेन का। ट्रेन के 2nd क्लास से आप लोग जा आ सकते हो, या फिर गवर्नमेंट सरकारी बसों से भी आ जा सकते हो, या सरकारी बसें, ठीक है। स्टीमर चार्जेस, यहाँ स्टीमर से भी आप लोग कर सकते हो आना जाना। चार्जेस जो इसको आपको मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करे गए इन सब में, क्योंकि ट्रेन और गवर्नमेंट बस सारी गवर्नमेंट हो गई, तो वो जो भी आपसे ले रहे हैं वही मान के चलिए। शॉर्टेस्ट रूट लेना, इतना याद रखना, ऐसा नहीं कि आप लंबा लंबा होके जा रहे हो कि फ्री में जाने को मिल रहा है, तो ऐसा मत करना, ये चीज़ इन्होंने साफ कही है। और ये लोग आपको 2nd क्लास का जो भी आपका इसमें खर्चा रहेगा ट्रेन का या फिर बस का, उतना चार्ज आप लोगों को ये दे दिया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल टिकट आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर होनी ही चाहिए, जिसके जिसके बिहाफ पर आप लोग इस पैसे को ले पाओगे, इस रुपए को ले पाओगे, ठीक है। पे पर्क्स एंड अदर बेनिफिट बता दूं, जो भी लोग यहाँ रिक्रूट होंगे उनको 22,000 रुपये सैलरी मिलेगा शुरुआत में, प्लस महंगाई भत्ता मिल जाएगा, प्लस उनको अदर एलेवेंस मिलेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, और अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगी। मतलब आप ये मान के चलो 22 से 25,000 रुपये तक तो आप लोगों को सैलरी रहेगा, उसके ऊपर बेनिफिट अलग से होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है सारी की सारी। प्रमोशन एंड पर्क साइट्स में आपको बता दूं, आपका देखिए प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी विद एग्जिस्टिंग पे स्केल ऑफ सुटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस वाइल इन सर्विस एज पर रेगुलेशन लेड डाउन ऑन द सब्जेक्ट। देखिए आप लोगों का इस पोस्ट से प्रमोशन होके आप लोग क्या बनोगे, डायरेक्ट आप लोग बनोगे प्रधान अधिकारी बन जाओगे इंडियन कोस्ट गार्ड में, ICG में, जिसमें आप लोगों को 50,000 तक का सैलरी हो जाएगा डायरेक्ट। 25,000 से 22-23,000 से 25,000 का 50,000 का सैलरी होगा, महंगाई भत्ता और बाकी सारे
फ़ायदे भी होंगे। आपका प्रमोशन होकर ये पोस्ट तभी मिलेगा टू द ऑफिसर कैडर में जब आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आप लोग एक अच्छा जॉब दोगे यहाँ पर, तो आपका सैलरी तो बढ़ेगा ही, प्लस आप लोगों का पोस्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अदर बेनिफिट होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, फ्री राशन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, खुद के लिए भी परिवार के लिए भी। गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर खुद के लिए परिवार के लिए। 45 दिन की आपको जो है यहाँ पर छुट्टियाँ मिल जाती हैं। 8 दिन उसमें आप कैजुअल लीव ले सकते हो पूरे साल में। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इंश्योरेंस भी रहता है यहाँ पर, वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो मैंने सारी जानकारी आप लोगों को क्लियर करी है दोस्तों। ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख ही रहे हो, ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। देखिए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हुआ है, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिस्कस हुआ है, सिलेबस के सारे टॉपिक डिस्कस हुए हैं, किस लेवल का वो लोग एग्ज़ाम में पूछेंगे वो भी बता दिया है। सारा एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होगा, सेकंड वाले स्टेज वाला OMR शीट पर होगा, पहला स्टेज कंप्यूटर पर होगा, थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई और ये सब होगा, फोर्थ स्टेज में आप लोगों का डायरेक्ट इसमें जो है आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, और इस तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। आसान सा ये दोस्तों, आप 12वीं प्लस को रिक्रूट कर रहे हैं, ग्रेजुएट जितने को नहीं, सिर्फ 12 पास वालों को, तो काफ़ी आसान सिलेबस सा ये देने वाले हैं। आप लोगों ने टॉपिक देख लिए, इसको रेडी कर लो और अपनी प्रिपरेशन के साथ इसको दे डालो। 2 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाने वाला है। डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने बोला है, आप लोग इस वेबसाइट पर, मेन वेबसाइट पर देख सकते हो, वो उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। वो मेरे को मिलता है तो मैं आप लोगों को वो भी वीडियो के नीचे दे दूंगा। मुझे उम्मीद है ये 260 वैकेंसी, 260 वैकेंसी लोगों के लिए ज़रूरी है। लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना है तो जाना है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी, एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। कोई डाउट रहा हो किसी भी इंडिया के कैंडिडेट का, वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन होता है वीडियो के सही नीचे, वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं जो भी आपके रहे हो इस रिक्रूटमेंट के बारे में। और इस वीडियो को पूरे विश्व में शेयर करें, पूरे दुनिया में, इंडिया में एक एक लोगों तक जरूर शेयर कर दें। ऑल इंडिया इसमें मेल लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।